तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। पॉली हाउस में झरबेरा फूल की वैज्ञानिक खेती पर जानकारी। भूमि के कटाव को रोकने पर अन्नदाता कार्यक्रम की विशेष प्रस्तुति। कपास की फसल में लगने वाले रोगों के लक्षण व प्रबंधन उपाय। झरबेरा फूलों की खेती के बारे में बात की जाए तो ये अच्छी आय का जरिया बनता जा रहा है। अगर आप भी पॉली हाउस में झरबेरा फूलों की खेती करना चाहते हैं तो इसकी खेती का सही जानकारी होना आवश्यक भी है, जिसके बारे में जानकारी दे रही हैं डॉक्टर यशवंतराव परमार, औद्यानिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन की एक वैज्ञानिका डॉक्टर पूजा शर्मा। झरबेरा फूल आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक फूल बनता जा रहा है, जिसकी मांग देश एवं विदेशों में देखते हुए देश और प्रदेश के प्रगतिशील किसान व्यावसायिक स्तर पर इसकी खेती कर खूब लाभ कमा रहे हैं, जिसके कारण पूरे देश में इसकी खेती की तरफ रुझान बढ़ रहा है। परंतु इसकी खेती अच्छी गुणवत्ता वाले फूल की खेती के लिए 200 माइक्रोन की मोटी पॉलिथीन वाली पॉली हाउस एवं शेड नेट में सबसे उपयुक्त है, जो हर परिस्थिति के लिए उपयुक्त है। झरबेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कट फ्लावर क्रॉप है। आजकल हम शादी विवाह किसी भी फंक्शन या पार्टी की बात करेंगे तो मंडपों को सजाना हो तो ये एक ऐसा फूल है जिसका प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। उसकी वजह यह भी है कि इसमें फूलों के रंगों में बहुत सारी विविधताएं हैं और साथ ही साथ इसकी शेल्फ लाइफ, जिसको गुलदान आयु कहते हैं, वो भी बहुत ज्यादा। जैसा कि आप देख रहे हैं, झरबेरा एक ऐसा फूल है जिसको खुले में नहीं लगाया जा सकता। किसान भाइयों, इसको लगाने के लिए हमें पॉली हाउस की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ भी हमने अपने विश्वविद्यालय में पॉली हाउस के अंदर इस फूल की खेती की। पॉली हाउस में झरबेरा को लगाने के लिए पॉली हाउस में एक तो शेड नेट का प्रोविजन होना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ ओवरहेड मिस्टर्स, ह्यूमिडिटी जिसे हम बोलते हैं आर्द्रता, वो भी झरबेरा की कल्टीवेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसान भाई जब झरबेरा की खेती पॉली हाउस में करेंगे तो दो प्रकार से की जा सकती है। एक तो ज़मीन पे ऊंची उठी हुई क्यारियां बनाकर, क्यारियों की ऊंचाई लगभग 1 फुट जमीन से ऊपर होनी चाहिए और इसमें हम डबल रो सिस्टम ऑफ प्लांटिंग अपनाते हैं। इसका मतलब 1 मीटर चौड़ाई वाले खेत में 2 लाइनों में ही प्लांटिंग की जाती है और लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती है। इस प्रकार से भी किसान बहुत अच्छे लाभ उठा सकते हैं। हालांकि एक और तरीका है जिसके द्वारा अगर किसी किसानों के पास बंजर तरह की ज़मीन है जिससे बहुत अच्छी प्रोडक्शन नहीं आ पाती है, तो वो इस प्रकार की स्टैंड लगाकर, लोहे के स्टैंड बनाकर इसमें गमलों की खेती झरबेरा की कर सकते हैं। गमलों द्वारा भी जब झरबेरा को उगाया जाता है तो इसमें बहुत अच्छे मुनाफा और बहुत अच्छे स्टेम प्राप्त किए जा सकते हैं।
गमलों में जरबरा की खेती करने के लिए मिश्रण भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस मिश्रण में गली सड़ी गोबर की खाद और कोकोपीट 50-50%, 50-50% की दर से मिलाई जाती है। इसी समय लगभग 10 ग्राम इसमें NPK का मिश्रण भी मिला दिया जाता है। जरबरा में प्लांटिंग मटेरियल यानी पौधों की बहुत ज़्यादा महत्व है। इस बात को किसान इंश्योर कर लें और सावधानी बरतें कि हमेशा अच्छी कंपनी के पौधों का ही प्रयोग करें। जरबरा के पौधे टिश्यू कल्चर द्वारा पैदा किए जाते हैं और सबसे अच्छी बात इन पौधों की यह है कि ये लगभग 3-3.5 महीने में ही फूल देना आरंभ कर देते हैं। वैसे तो जरबरा की बहुत सारी किस्में उपलब्ध हैं जिसको हमारे किसान भाई अपनी खेती के लिए लगा सकते हैं, परंतु इनमें से गोलियत, सिल्वेस्टर, साल्वाडोर और प्रिमरोज ये बहुत मुख्य किस्में हैं जिनकी मार्केट में डिमांड भी है। बाजार मांग एवं रंगों के अनुसार निम्न प्रकार हैं, जिसमें से इसका चयन कर आप झरबेरा की खेती कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। जब भी किसान जरबरा का चयन करें तो इसकी 2-3 किस्मों को अपने पॉली हाउस में लगाएं, 2-3 अलग अलग रंगों की किस्में। और इस बात का भी किसानों को थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि जब भी हम 2 रंगी किस्म का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जिनका सेंटर काले रंग का होता है और पंखुड़ियां किसी और रंग की, तो इस प्रकार की किस्मों का मार्केट में, बाजार में ज्यादा अच्छे दाम किसान को मिलते हैं। तो इस प्रकार की किस्म का चयन जरूर करें। गमलों में आकार के अनुसार पौधे लगाए जा सकते हैं, जैसे छोटे गमलों में 1 पौधा और लगभग जब गमले का आकार 12 इंच व्यास से अधिक हो तो उसमें 2 पौधे आसानी से लगाए जा सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 12 इंच से ज़्यादा साइज का गमला है, तो इसमें 2 पौधे आराम से जरबरा के लगाए जा सकते हैं। अच्छी बढ़त और अच्छी गुणवत्ता के फूल पैदा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम गमले में भी साफ सफाई का ध्यान रखें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस गमले में जो नीचे के पत्ते हैं वो गल सड़ गए हैं। इस प्रकार के पत्ते अनेक बीमारियों को आमंत्रित करते हैं, तो इनका निकालना बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही कोई भी खरपतवार अगर गमले में नजर आ रही है तो उसे भी समय समय पर निकालना बहुत आवश्यक है। ऐसा करने से हमारे पौधे की हेल्थ, उसका स्वास्थ्य बरकरार रहता है और वो ज्यादा से ज्यादा कट स्टेम हमें दे पाता है। आइए अब बात करते हैं फूलों को हार्वेस्ट करने की, फूलों की फसल लेने की। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है पुष्पों के बारे में कि उनको प्रॉपर स्टेज पे हार्वेस्ट किया जाए, उनकी अवस्था की जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जरबरा में जब फूल पूर्ण तरह विकसित हो गया है, पूरी तरह खिल गया है, तो ये इसको हार्वेस्ट करने का बिल्कुल सही वक्त है। फूलों की तुड़ाई के बाद उनको नीचे से थोड़ा काटकर तुरंत पानी में डाल देना चाहिए। झरबेरा फूल की छटाई एवं ग्रेडिंग करना जरूरी है तथा झरबेरा के फूलों को लंबे समय तक संग्रहित नहीं किया जा सकता है। फूलों को 2 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्रता ग्राही बक्सों में 2 दिन तक रखा जा सकता है। वहीं पानी में फूलों को 4 डिग्री सेल्सियस पर 4 से 7 दिनों तक संग्रहित किया जा सकता है। पुष्प वृंत 40 सेंटीमीटर लंबा, सीधा एवं मजबूत होना चाहिए। फूलों को पैक करने के पूर्व उपचारित करना आवश्यक है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे महत्वपूर्ण जानकारियां भी हैं। बने रहिए हमारे साथ। कला, कल्चर, कुर्सी, कुदरत। थोड़ा और करीब चलिए, महसूस करिए अपना हिमाचल हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। कपास की खेती जिन किसानों ने की होगी वो इस समय बढ़वार की अवस्था पर है, लेकिन इस समय फसल में रोग और कीटों का प्रकोप देखने में आ रहा है। इस फसल से अधिक उपज मिले उसके लिए जरूरी है कि इन हानिकारक कीटों का नियंत्रण किया जाए, जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं एक कीट वैज्ञानिक डॉक्टर एस के शर्मा। किसान भाइयों, कपास का महत्वपूर्ण कीट है सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी कीट की संख्या पत्तियों के नीचे भारी संख्या में दिखाई देते हैं। यह कीट पत्तियों व तनों से रस चूसकर उन्हें कमज़ोर करते हैं, जिससे कि अंततः पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, ऐसे रोगग्रस्त पौधे में पत्तियों की नसें मोटी पड़ जाती हैं। इसके अलावा पौधे की बढ़वार कम हो जाएगी और पौधों की पैदावार में 10 से 20% तक की कमी आ जाती है। किसान भाइयों, यह कीट एक प्रमुख बीमारी विषाणु जनित रोग पर्णकुंचन वायरस को एक स्वस्थ पौधे से दूसरे स्वस्थ पौधे में पहुंचाता है। अतः यह एक प्रमुख कीट है जिसका किसान भाइयों नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। इस कीट की संख्या उस खेत में बहुत ज़्यादा मिलेगी जहां पर किसान भाई एक ही वर्ग के कीटनाशी का बार बार प्रयोग करते हैं। इसके अलावा एक ही कीटनाशी का बार बार प्रयोग करने से भी खेत में इस कीट की संख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि होगी। किसान भाइयों, जिस खेत में संश्लेषित पैराथ्रॉइड, सिंथेटिक पैराथ्रॉइड वर्ग की दवाइयाँ अगर आप बार बार काम में लेंगे तो उस खेत में सफ़ेद मक्खी का नुकसान ज़्यादा होगा। अतः किसान भाई एक ही वर्ग की दवाइयों को काम में ना लें, दवाइयों को बदल बदल कर काम में लें, तथा किसान भाई एक खेत में बार बार प्रतिवर्ष कपास या भिंडी की फसल को बुआई ना करें। इसके अलावा किसान भाई सिंचाई का पूर्ण प्रबंध करें। नियमित अंतराल पर सिंचाई करने से इस कीट की संख्या में कमी होगी। अधिक नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का प्रयोग करने से भी इस कीट की संख्या में वृद्धि होती है, क्योंकि ऐसे पौधों की बढ़वार ज़्यादा होती है, पौधे रसीले हो जाते हैं और कीट में उस फसल में रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप अधिक होता है। किसान भाई, पौधे की उचित दूरी पर बिजाई करें और सफ़ेद मक्खी के प्रकोप से बचने के लिए समयबद्ध बुआई करें। जिस खेत में देरी से बुआई होगी वहाँ इस कीट का प्रकोप अधिक होगा। अतः किसान भाई इसकी समय पर बुआई करें। इसके अलावा किसान भाइयों, इस समय कपास में कई जगह पर मिलीबग कीट का प्रकोप भी देखने में आ रहा है। अतः किसान भाइयों, इसके बारे में पूर्ण सावधानी रखें। यह एक प्रमुख कीट है जो कि पौधे से रस चूसकर हानि पहुँचाता है। इसके कारण पैदावार में 20 से लेकर 60% तक की कमी आ जाती है। यह कीट प्रारंभ में आप देखें कि ये बिल्कुल गुलाबी रंग का कीट है और यह कीट अपने शरीर से सफ़ेद रंग का पाउडर निकालता है, जिससे कि आपको ऐसा लगेगा कि पत्तियों व पौधों पर चूना बिखरा हुआ है। यह कीट शुरू में पौधे के सिरे पर आक्रमण करता है। आगे आगे की कुछ अग्रिम पंक्तियों में आपको इस पौधे के वयस्क व शिशु कीट दिखाई देंगे। इसकी पहचान के लिए मैं आपको बताऊं किसान भाइयों, 3 जोड़ी आपको काले निशान इसकी पीठ पर दिखाई देंगे, जिससे इसकी पहचान होती है। जहां ये कीट होगा वहां पर आपको मकोड़े व चींटे की उस जगह पर आपको ज़रूर दिखाई देंगे, क्योंकि इन दोनों कीट में सहजीवन की प्रक्रिया है। मकोड़े इसको सुरक्षा प्रदान करते हैं, बदले में यह कीट मकोड़ों को शहद उपलब्ध कराता है। इसके अलावा किसान भाई ये ज़रूर ध्यान रखें कि इस कीट का प्रसारण एक जगह से दूसरी जगह सिंचाई के द्वारा, अपने कपड़ों पर चिपककर या कृषि के काम में आने वाले औजारों के द्वारा व ट्रांसपोर्ट के द्वारा एक खेत से दूसरे खेत में चले जाता है। यह कीट प्रारंभ में इसके जो पोषक प्रमुख पौधे हैं उसमें हैं आक, धतूरा, गाजर घास व मकोए। इन परपोषी पौधों पर यह अपना जीवन यापन करता है। फिर बाद में मुख्य रूप से बीटी कपास की फसल में आता है। किसान भाई, इसके नियंत्रण में ध्यान रखें कि हमेशा स्पॉट एप्लीकेशन करें। जहां पर ये कीट है वहीं उसी के आसपास गोलाकार घेरे में इस कीड़े का नियंत्रण करें। जिस पंक्ति में ये कीड़ा है उसके 2 पंक्ति इधर और 2 पंक्ति इधर आप दवाइयाँ काम में लें, ताकि खेत में परभक्षी कीड़ों की संख्या बनी रहे। इसके अलावा किसान भाई ये ध्यान रखें कि यह कीट जहाँ पर नुकसान कर रहा है वहाँ आप ये देखें कि जहाँ भी मकोड़े या चींटियों के बिल हों उनमें आप क्लोरपाइरीफोस दवाई
2 से लेकर 3 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर उन बीलों में डालें, या मेलाथियन डस्ट 5% डस्ट का उस जगह पर छिड़काव करें। तो चींटों का नियंत्रण करना या मकोड़ों का नियंत्रण करना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसका प्रसार खेत में बहुत तेज़ी से होगा। इसके अलावा किसान भाई विकल्प के तौर पर अन्य कीटनाशी दवाइयों में थायोडिकार्ब 70% SP 1 से लेकर 2 ग्राम 1 लीटर पानी में, या प्रोफेनोफोज 50% EC 1 से 2 ml 1 लीटर पानी में, या एक बायो पेस्टिसाइड जैविक कीटनाशी है वर्टिसिलियम लेक्नी, उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए 5 ग्राम वर्टिसिलियम दवा प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर खेत में छिड़काव करें तो इस कीट का प्रभावी नियंत्रण हो जाएगा। इस प्रकार किसान भाइयों, कपास के कीटों का समन्वित कीट प्रबंध करके आप अधिक उपज ले सकते हैं, वे अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, खेती के लिए मिट्टी और जल सबसे जरूरी है, लेकिन कभी कभी अधिक वर्षा से खेतों की उपजाऊ मिट्टी वर्षा जल के साथ धुलकर नदी नालों में बह जाती है और भूमि कटाव हो जाता है। जोर इस समस्या से बचने के लिए कौन कौन से कार्य किए जा रहे जिससे कि खेती के उपजाऊ मिट्टी बहने ना पाए, इस हेतु ये अंश देखिए। जैसा आप सभी जानते हैं कि बारिश का सीजन शुरू हो गया है। सभी किसान अपने अपने खेतों में बुआई की तैयारी, खेतों की तैयारी में व्यस्त हो चुके हैं। लेकिन ये बारिश का मौसम जो है समस्याएं भी बहुत पैदा करता है। जब बारिश तेज होती है तो भूमि का क्षरण भी होता है, और ये भूमि क्षरण जो है अपने साथ जो उपजाऊ मिट्टी है ना, जिसमें उपजाऊ तत्व होते हैं, वो सब अपने साथ बहा के ले जाती है और अंततः पैदावार के ऊपर इसका असर आता है। ये भूक्षरण जो है इसको रोकना बहुत आवश्यक है। भूक्षरण जब तेज बारिश होती है तो पहले बूंदों के रूप में, फिर वो बूंदें बड़ी होके छोटी छोटी नालियों के रूप में, और नाली बड़ी होती हैं और उसके बाद फिर वो गली के रूप में विकसित होती हैं और अपने आप मिट्टी काटते हुए आगे बढ़ती हैं। और ये मिट्टी काटते काटते आगे चल के वो खेतों को काटना शुरू कर देती हैं, जिससे खेत भी पूरे खेत तक चले जाते हैं। और ये बहुत ही गंभीर समस्या आप लोगों के सामने है। ये तो भूमि क्षरण की बात हो गई। अब ये गंभीर समस्या जो है उससे छुटकारा कैसे पाया जाए, भूमि क्षरण को कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में अपन थोड़ा चर्चा करेंगे, है ना। जैसे कोई खेत ढालू होते हैं, कोई समतल होते हैं। तो समतल खेत में भूक्षरण की इतनी समस्या नहीं है, लेकिन जो ढालू खेत होते हैं उनमें भूक्षरण की समस्या बहुत अधिक होती है। तो ऐसे खेतों में जब जुताई करते हैं तो ढाल के विपरीत दिशा में जुताई करें, बोनी करें, ढाल के विपरीत दिशा में करें। ढाल के विपरीत दिशा में करीब करीब 8 मीटर 10 मीटर पर, जैसा कि खेत की साइज़ है उसके अनुसार उसमें मेड़ बनाई जा सकती हैं, फील्ड मन या फिर नालियाँ खोदी जा सकती हैं, जिससे क्या है कि ऊपर से पानी जो बह के आता है अपने साथ मिट्टी बहा के लाता है, वो नालियों में या मेड़ में के पास जमा हो जाता है और वो खेत से बाहर वो मिट्टी नहीं जा पाती है ना। इसी प्रकार से कुछ वेजिटेटिव बाढ़ हैं, जैसे खस घास है ना। खस घास की अगर पट्टियाँ बना दी जाएं हर 10 मीटर पर 15 मीटर पर, तो वहाँ पर भी वो मिट्टी आके रुक जाती है और पानी खस घास के वहाँ से वो निकल जाता है। तो मिट्टी तो रुक जाती है लेकिन पानी निकल जाता है। इस प्रकार से वहाँ पर मिट्टी जमा होती जाती है और जब आप फिर से जुताई करेंगे तो वो फिर से मिट्टी उसी में मिल जाती है। इस प्रकार से जो पोषक तत्व होते हैं वो बाहर नहीं जा पाते हैं। देखिए, अब बारी आती है जो बड़ी बड़ी गलियाँ बन गई हैं पानी काटते काटते, वहाँ पर कैसे भूक्षरण को रोका जाए। तो वहाँ पर जो लोकल मटेरियल मिल रहा है, जैसे पेड़ की डाल हैं, श्रब्स हैं, झाड़ियाँ हैं, है ना, छोटे छोटे पेड़ हैं, उनको काट के बहाव के
उसमें डाल दें तो बांध बन जाएंगे। तो उससे क्या है कि मिट्टी तो आके रुक जाती है लेकिन पानी वहाँ से निकल जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत से खेत बहुत बड़े बड़े रेवाइंस बन गए हैं, घाटियाँ बन गई हैं, तो ऐसी जगह पे लिए बहुत ही सूटेबल हम आपको एक गैबियन संरचना बता रहे हैं। तो गैबियन अगर बना लें वहाँ पर, तो गैबियन क्या है कि छोटे छोटे जालियों के लोहे की जालियाँ लें और 2 फीट बाई 4 फीट 2 फीट बाई 3 फीट लंबाई चौड़ाई में बॉक्स बना लें उसके। और वो बॉक्स जो है उस घाटी के या वो जो पानी जहाँ से पानी का बहाव बहुत तेज होता है वहाँ पे 1 फुट नींव खोद के और वहाँ से जमाना शुरू करें। तो वो बॉक्स 1 बॉक्स जमाएं, 2 बॉक्स जमाएं, तीसरी बॉक्स जमाएं और जब पूरा चौड़ाई में कवर हो जाए तो उसमें बोल्डर डाल दें। उसके सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि ऊपर से जो पानी आता है तो पानी तो छन के निकल जाता है लेकिन मिट्टी वहीं रुक जाती है। तो 3-4 साल में 5 साल में वो पूरी घाटी, पूरा बड़ा बड़ा जो गड्ढा है या रेवाइन बन रही है वो पूरा भर जाता है। और अगर मान लो उस गैबियन के बाहर दूसरी तरफ अगर कोई नाला बह रहा है या नदी है और वो नदी का प्रेशर का अगर आता है बाढ़ की वजह से तो वो भी उसको झेल लेती है उस प्रेशर को और वो दीवार टूट नहीं पाती है और कुछ ही दिनों में खेत समतल हो जाता है। ये बहुत ही सफल तकनीक है और यहाँ पर ये रीवा के आसपास के जो गांव हैं वहाँ पर हमने 18-20 इसके यूनिट बना के और इसको टेस्ट किया है। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं पर यहाँ रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। जिंदगी गुजर जाती है लेकिन फाइल आगे नहीं बढ़ती। नल प्यासे हैं, बिल आता है, बिजली नहीं, सड़क भी ढूंढनी पड़ती है। ऐसे होती है नारी की पूजा। कुछ तो सिर्फ मतलब का मसाला खोजते हैं। कब तक सहेंगे और क्यों चुप रहेंगे? रखिए हमारे साथ अपनी बात। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी का। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल भी करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। तो इस खुम्बी को उगाने के लिए इसकी विधि बहुत सरल है। इसके लिए आप जैसे 10 किलो भूसा ले लीजिए, एक 200 लीटर वाले ड्रम में इसको डाल दीजिए, उसमें आप 100 लीटर पानी डाल दीजिए। वो पानी डाल करके रात भर इसको भीगने दीजिए। इस पानी के साथ साथ इसमें 7.5 ग्राम बेविस्टिन, ये कि फफूंदनाशक दवा है, जिससे कि जो भूसे में फफूंद वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। और 125 मिलीलीटर फॉर्मेलिन लेते हैं और इसको पानी में डाल देते हैं। पानी में अच्छी तरह से घोल देते हैं और फिर इस घोल में भूसे को डुबोते हैं। इसके बाद इस ड्रम को, 200 लीटर वाले ड्रम को हम पॉलीथीन की थैली से अच्छे से बांध देते हैं, जिसके कारण से रात भर में जो हमारा भूसा है वो निर्जीवीकृत हो जाता है। दूसरे दिन हम इस भूसे के बोरी को निकाल लेते हैं और एक ढालू फर्श पर रख देते हैं। लगभग 1 घंटे के बाद इस भूसे से पानी पूरी तरह से निथर जाता है। जब पानी निथर जाए तब हम इस भूसे को अपने हाथ में लेकर के लड्डू जैसा बनाएं तो हम देखेंगे कि हमारी उंगलियों के कोरे से जरा सा भी पानी ना निकले, इतनी इसमें नमी रहनी चाहिए। उसके बाद इस भूसे में हम मशरूम का बीज, जिसे कि हम स्पान कहते हैं, इसका भार के हिसाब से 2 से 10% तक हम भूसे में हम
इसका बीज मिलाते हैं, मशरूम का बीज मिलाते हैं और बीज मिला करके फिर हम इसे पॉलीथीन की थैलियों में बंद कर देते हैं। यहाँ यह सावधानी ज़रूर रखनी चाहिए कि थैली में जगह जगह हम सुई से, मोटी सुई से छेद कर दें और नीचे का भाग जो है उसमें ज़्यादा बड़े बड़े छेद हों, जिससे यदि पानी संघनित हो गया हो तो पानी इकट्ठा हो गया हो तो वो पानी निथर जाए। इस प्रकार इस निवेशित भूसे को, अर्थात जिसमें भूसा जिसमें स्पान मिला हुआ है, इस बीज को हम पॉलीथीन की थैलियों में भर करके उसका मुंह बांध करके हम अंधेरे कमरे में रख देते हैं। लगभग 15 दिनों बाद इस भूसे का ढेर जो है वो सफ़ेद रंग की फफूंद की रचना से ढक जाता है और इस समय हम इसको थैली को हम काट सकते हैं। तो इससे मुख्य फ़ायदा ये रहता है कि भूसे के ढेर के नीचे की तरफ वहाँ से भी मशरूम उसमें आसानी से उगाता है। इस समय जो है कमरे का तापमान जो है वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। वातावरण में नमी 80 से 90% तक होनी चाहिए। तो इसके लिए हम कमरे में रेत बिछा सकते हैं या टाट लटका सकते हैं। टाट को पूरी तरह से गीला कर दें और समय समय पर कमरे में 3-4 बार छिड़काव करें पानी का, तो जिससे हवा में नमी बनी रहती है और मशरूम जो है वो अच्छे से लगता है। तो जब हम थैली खोलते हैं उसके 3-4 दिन बाद से इस थैली के ऊपर या जो भूसे की जो रचना है उसके ऊपर मशरूम जो है वो लगने लग जाते हैं। पहले छोटे छोटे पिन के आकार की आकृति बनती है, फिर ये धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं और 3 से 4 दिन के अंदर ये पूर्ण विकसित होकर एक फलनकाय रचना बनाते हैं और जिसको कि हम खुम्बी कहते हैं। यह खुम्बी जो है ऑस्टर खुम्बी कहलाती है और इसको घुमाने के लिए हम जो खुम्बी की संरचना है उसको हम घड़ी की दिशा में और विपरीत दिशा में साथ साथ इस प्रकार से मोड़ते हैं, जिससे खुम्बी का जो निचला भाग है वो भूसे के ढेर से बाहर आ जाता है। इसको काट करके हम रख लेते हैं और इस प्रकार हम एक भूसे के ढेर से लगभग 5 बार फसल प्राप्त करते हैं। पहली बार जो फसल मिलती है उसमें बहुत अच्छी मात्रा में हमें मिल जाता है। यदि हम 1 किलो भूसा लेते हैं तो भार के अनुसार लगभग 700 से 800 ग्राम 1 किलो भूसे से हमको खुम्बी प्राप्त हो सकती है। फिर दूसरी बार जो है 8 से 10 दिन बाद जब खुम्बी परिपक्व हो जाती है तो उस समय पहली बार से कम उपज प्राप्त होती है। इस प्रकार हम 3-4 तोड़ाई आसानी से इसमें कर सकते हैं। किसान भाइयों, जब हमें खुम्बी को हम उगाते हैं तो इसमें कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये कि जब भी हम खुम्बी का काम करते हैं तो हमारे हाथ पांव साफ होने चाहिए। खुम्बी घर में कभी भी जूते चप्पल पहन करके नहीं प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि खुम्बी की गंध मक्खियों को बहुत अच्छी लगती है। इसलिए जहाँ तक हो सके मक्खियाँ यदि अंदर प्रवेश न करें तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा हमें कमरे में समय समय पर फॉर्मेलिन का छिड़काव करना चाहिए। अब बात आती है कि इस जो हमने तोड़ी हुई खुम्बी है इसको हम किस प्रकार से रखें। तो चूँकि ऑस्टर खुम्बी की शेल्फ लाइफ अर्थात इसको हम आसानी से 8 से 10 दिन तक फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की कुछ मुख्य झलकियां। गवार की वैज्ञानिक खेती पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.hp@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।